एक 9 साल की लड़की जिसे एक किडनैपर ने उसी के घर से किडनैप कर लिया और अपने साथ ले जाकर अपने ही घर में रखना शुरू किया। 3 दिनों तक वो वहीं पर रहती है और अपनी ही चतुराई से वो आखिरकार उस किडनैपर की गिरफ्त से बाहर आ गई। लेकिन क्या हुआ था इस केस में? आखिरकार वो लड़की कौन थी और वो किडनैपर उनके घर पर इस तरह कैसे आ घुसा, सब जानेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप लोग देख रहे हैं ऑफबीट पॉडकास्ट का एक और नया एपिसोड। अगर आप लोगों को इसी तरह की मिस्टीरियस और क्राइम रिलेटेड स्टोरी पसंद है तो ऑफबीट पॉडकास्ट को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर काफी सारी ऐसी ही इंटरेस्टिंग केस मैं लाता रहता हूँ। और अगर आप लोग शाउट आउट चाहते हैं तो वीडियो के नीचे जाकर एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। और इसी के साथ चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का केस। सैन हुसे कैलिफोर्निया। दोपहर का टाइम था जब 9 साल की जीनेट तमाया वापस अपने घर पर आती है। उसने अपने घर पर पहुंचते ही सबसे पहले ये चीज देखी कि उनका ये घर का जो मेन दरवाजा है वो इस टाइम खुला है। उसे इस बात का पता था कि इतनी जल्दी उसकी माँ वापस घर पर नहीं आती है, लेकिन उसे इस बात के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था कि इस दरवाजे को खोलकर फिर उनके घर में अंदर कौन घुस गया। पहले तो उसने अंदाजा लगाया कि हो सकता है उसका 15 साल का बड़ा भाई पोल वापस आया होगा और उसी ने ये दरवाजा खुला छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही वो अपने घर के और अंदर घुसती है और वहां पर जाकर रूम में अपना बैग रखती है तो उसने देखा कि जो उनके घर की खिड़की है उसका कांच टूटा हुआ है और घर की काफी सारी चीजें बिखरी हुई है। तो उसने तुरंत जाकर अपने घर पर मौजूद जो लैंडलाइन फोन था उससे अपनी माँ के पास कॉल करने की सोची। लेकिन जैसे ही उसने फोन लगाया तो उसे पता चलता है कि जो फोन की मेन वायर थी वो कट चुकी है। और ये सारी की सारी चीजों का अंदाजा लगाया जब उसने कि कांच भी टूटा हुआ है, वायर भी कटी हुई है, दरवाजा भी खुला था, हो ना हो यहाँ पर जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। लेकिन जब तक ये अंदाजा तमाया ने लगाया एक व्यक्ति उसके पास आता है और पीछे से उसके ऊपर उसने हमला कर दिया। उसके सिर पर चोट लगते ही तमाया वहीं पर गिर जाती है और उस व्यक्ति ने उसे उठाकर एक रूम में ले जाकर उसे बेड पर फेंक दिया। दूसरी तरफ उस व्यक्ति ने तमाया के भाई को वहीं पहले से ही बंदी बना रखा था और वो उनके घर पर चोरी कर रहा था। लेकिन तभी तमाया को एक गाड़ी की आवाज आई और गाड़ी की आवाज सुनते ही तमाया समझ गई कि उसकी माँ भी आ चुकी है और वो अभी बाहर है और अगर वो भी अंदर आ जाएगी तो वो इस व्यक्ति के चंगुल में फंस सकती है। तो तमाया ने चिल्लाने की कोशिश की ताकि उसकी माँ बाहर ही रहे और वहाँ आसपास में जो उनके पड़ोसी मौजूद हैं उनसे हेल्प मांग सके। लेकिन उस व्यक्ति ने तमाया को वहीं पर दबोच लिया और उसके ऊपर फिर से हमला किया, जिससे तमाया कुछ नहीं बोल पाई और देखते ही देखते वो बेहोशी की हालत में जाने लगी। तमाया की माँ भी घर पर वापस आ चुकी थी और वापस आते ही उसने भी सबसे पहले यही देखा कि उसकी खिड़की का कांच टूटा हुआ है और उसने जब अपने बच्चों को आवाज लगाई तो वो व्यक्ति ही उसके सामने आता है। उसकी माँ को भी इस बात का नहीं पता था कि ये व्यक्ति कौन है, इनके घर पर क्या कर रहा है। और जब तक वो वहाँ के माहौल को समझती उस व्यक्ति ने स्क्रू ड्राइवर से उनके ऊपर भी हमला कर दिया। इस टाइम तमाया, उसका भाई पोल और उसकी माँ बिल्कुल उसके कब्जे में हो चुकी थी। जैसे ही ये तीनों लोग उसके कब्जे में आए तो उसने घबराना शुरू किया और वो वहां से सिर्फ निकलना चाहता था, जिसके तौर पर उसने तमाया को अपने साथ लिया ताकि अगर कोई भी उसके पीछे आता है तो वो इसे एक शील्ड की तरह यूज कर सके। उसने तुरंत तमाया को अपने साथ लिया, उसे अपनी गाड़ी में बैठाया और वहां से निकलने लगा। लेकिन तमाया उसके साथ जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वो खिड़की खोलने की कोशिश करती है और उससे दूर जाने की कोशिश करती है तो उस व्यक्ति ने तमाया के सिर पर भी वार किया और जैसे ही तमाया को चोट लगती है वो बिल्कुल अचेत अवस्था में चली गई। और खुद बाद में तमाया ने भी बताया कि जैसे ही उस व्यक्ति ने मेरे ऊपर हमला किया तो मैं अचेत होने लगी और वहीं पर गिर गई, जिसके बाद मुझे सिर्फ और सिर्फ गाड़ी की छत नजर आ रही थी। I just remember sliding down, laying there and looking up at the ceiling of the car and just thinking to myself, I'm not gonna make it. I'm gonna die. और देखते ही देखते वो भी मेरे आगे से गायब हो गई क्योंकि मैं बेहोश हो चुकी थी। जब वो व्यक्ति तमाया को लेकर वहां से भाग रहा था तो दूसरी तरफ उसका भाई पोल घर से बाहर आता है और चिल्लाने लगता है कि मेरी बहन उसके साथ गई और प्लीज कोई मेरी मदद करो और हेल्प हेल्प वो वहां पर चिल्ला रहा था। लेकिन वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था तो उसने उसी डायरेक्शन में भागने की कोशिश की और लगातार वो इस चीज के लिए चिल्लाता रहा कि कोई पुलिस के पास कॉल करो, हमें उनकी जरूरत है। लेकिन गाड़ी की स्पीड और किसी आम व्यक्ति की स्पीड में आप लोग भी जानते हैं कि काफी ज्यादा अंतर होता है और इसी कारण वो किडनैपर तमाया को लेकर वहां से निकल गया। You are mother. I don't care what happened to you. You thinking and you kids, but I don't can do anything. I don't can do anything. I don't protect my kids.
वो तमाया को अपने घर पर लेकर गया, लेकिन जब तक वो अपने घर पर पहुंचता तमाया की आंखें खुल चुकी थी और उसने उसके पीछे वही स्क्रू ड्राइवर लगाया और कहा कि तुम चुपचाप मेरे अपार्टमेंट में चलो। वो लोग सीढ़ियां चढ़कर उसके अपार्टमेंट में पहुंचते हैं, जहां अगर उसके अपार्टमेंट की बात की जाए, जो कि तमाया ने बाद में वापस आकर बताया था, तो उसने बताया कि वहां पर एक सिंपल रूम था, उसका टीवी लगा हुआ था, एक किचन था और एक तरफ बाथरूम था। और नॉर्मली अगर देखा जाए तो वो शायद उस घर में अकेला ही रहता होगा। दूसरी तरफ तमाया के घर वालों ने तुरंत पुलिस के पास कॉल किया और उन्हें बताया कि इस तरह एक गाड़ी में वो हमारी बेटी को लेकर गए हैं और आप लोग प्लीज जल्द से जल्द इस चीज की तहकीकात शुरू कीजिए। पुलिस ने भी तमाया को ढूंढने के लिए वहां पर मौजूद जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे उन सभी को खंगालना शुरू किया, क्योंकि वो गाड़ी जिस एरिया से गई थी वहां पर एक सीसीटीवी लगा हुआ था और उस चीज में पुलिस को सफलता भी मिली। लेकिन इस चीज में जो नेगेटिव पॉइंट था वो ये था कि वो सीसीटीवी फुटेज धुंधली थी और उससे उस गाड़ी का नंबर नहीं पता चल पाया। पुलिस फिर भी तमाया को ढूंढने की कोशिश करती है और जगह जगह उसके पोस्टर लगवा देती है। अगले ही दिन ये खबर न्यूज में आ गई और दूसरी तरफ अगर तमाया को देखा जाए तो वो उस किडनैपर के घर पर बैठकर उस न्यूज को देख सकती थी, जहां न्यूज में उसका भाई पॉल उससे कहने की कोशिश कर रहा था कि हमें नहीं पता कि तुम कहां पर हो, लेकिन अगर तुम इस न्यूज को देख रही हो तो हिम्मत मत हारना, क्योंकि हम लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं और हो ना हो बहुत जल्द हम लोग तुम्हारे पास होंगे। In the morning, he was watching the news again. My cousin was talking to me through the news. She was saying, Jeanette, if you can hear us, just know that. Be strong, girl. We're looking for you. She was like, just don't give up. That gave me hope. That gave me the strength. Either I'm going to fight to get out of here or die trying. इस खबर को जैसे ही वो किडनैपर देखता है अपने टीवी पर, तो उसने तमाया की तरफ देखा और वो उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है। उसके हाथ में कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ तमाया थी, तो उसने तमाया को ही नुकसान पहुंचाना शुरू किया, चाहे वो मानसिक तरीके से हो या फिर शारीरिक। और दूसरी तरफ उसने उसका शोषण भी किया। इस बात को बीते हुए लगभग पूरा एक दिन बीत चुका था और अभी भी तमाया की सिर्फ और सिर्फ खोजबीन जारी थी। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने आखिरी बार उस किडनैपर को देखा हो या फिर उसकी गाड़ी को। और ये सारी घटनाएं न्यूज के द्वारा तमाया और उसका किडनैपर देख रहा था। उसने तमाया के ऊपर काफी तरह से बंदिशें लगा दी ताकि ये कहीं बाहर जाकर किसी तरह से मदद ना ले ले और उसे अपने तरीके से रखना शुरू किया। वो काफी ज्यादा घबराया हुआ था कि मैं इसे ले तो आया, लेकिन अब ये मेरे लिए जंजाल बनती जा रही है। और दूसरी तरफ तमाया, जो कि अभी सिर्फ 9 साल की थी, उसके दिमाग में ये बात आनी शुरू हुई कि अगर मैं इस व्यक्ति के साथ थोड़ी फ्रेंडशिप करती हूँ और इसके साथ नॉर्मल बातें करने लगूं तो हो सकता है ये मेरे ऊपर इतनी बंदिशें ना लगाए। और ये पहला दिन था जब तमाया ने उस किडनैपर से बात करनी शुरू की। सबसे पहला सवाल उसका यही था कि क्या तुम यहीं से हो और तुम करते क्या हो। ये बात सुनते ही किडनैपर भी, वो पहला दिन था जब उसने तमाया की तरफ थोड़ी स्माइल की और उसने बताना शुरू किया कि मैं कौन हूँ और सारी की सारी नॉर्मल बातें जो कि वो कर सकते थे। और इसी तरह एक दूसरे के बारे में बातें करते करते सच में ही तमाया उसके साथ थोड़ी फ्रैंक होने लगी। एक दिन उसने कहा कि मुझे काफी ज्यादा भूख लगी है, तो उस किडनैपर ने कहा कि तुम क्या खाना पसंद करोगी, और तमाया ने कहा कि मैं एक पिज्जा खाना चाहती हूँ। वो पहला दिन था जब उस किडनैपर ने मुझे फोन दिया और कहा कि जिस भी तरह का तुम पिज्जा ऑर्डर करना चाहती हो तुम कर सकती हो। वो उस टाइम मेरे बिल्कुल सामने खड़ा था, तो उस टाइम मैं पिज्जा जहां पर मैंने ऑर्डर किया था तो उन्हें भी इस बारे में बिल्कुल भी नहीं बता सकती थी कि इस तरह मुझे किसी ने किडनैप कर लिया है और आप लोग आकर मुझे बचा लीजिए, क्योंकि अगर मैं ऐसा कुछ करती तो हो सकता है वो हमारी लोकेशन बदल देता और उसके बाद हमारे बीच जो नॉर्मल बातें हो रही हैं, थोड़ा ये फ्रैंक हुआ है, उससे भी मैं जाती रहूं। जब उसने पिज्जा ऑर्डर किया तो वहां पर उन लोगों ने एड्रेस मांगा और उसने उस किडनैपर से पूछा कि ये लोग तो एड्रेस पूछ रहे हैं, क्या तुम प्लीज यहाँ का एड्रेस मुझे बता सकते हो। तो उसके किडनैपर ने वो बड़े ही आराम से उसे एड्रेस भी बताया, जिसके बाद देखते ही देखते कुछ ही देर बाद उनका पिज्जा उनके पास आ गया। My befriending was working. He asked me, "Are you hungry?" And I looked at him and I said, "Yeah." He gave me his cell phone. He had a cell phone with him, and he made me call for pizza. He gave me the phone number of the cell phone that he had, and I gave it to the man. The man on the other side of the phone said, "Can I get your address?"
he told me the address. उसका जो किडनैपर था वो उसे बाथरूम में बंद करके पिज्जा लेने के लिए जाता है और जैसे ही वो पिज्जा लेकर वापस लौटा तो उसका दिमाग पूरी तरीके से हिल गया, क्योंकि जिस व्यक्ति ने उसके पास पिज्जा डिलीवर किया था उसके ऊपर तमाया का फोटो था। और अब उसके घर वाले सिर्फ और सिर्फ दीवारों पर पोस्टर नहीं चिपका रहे थे और न्यूज़पेपर में इस चीज के लिए नहीं निकलवा रहे थे, जबकि वो लोग इतने ज्यादा आगे निकल चुके थे कि एक जो नॉर्मल पिज्जा डिलीवर किया जाता है उसके साथ भी उसका फोटो अटैच किया जा रहा था। और वापिस आकर उसने मेरे ऊपर काफी ज्यादा और भी हमले किए, क्योंकि उस टाइम उसे काफी ज्यादा गुस्सा आया हुआ था और उसी गुस्से में उसने एक तकिया उठाकर मेरे मुंह पर लगा दिया और उसने उस तकिए को मेरे फेस पर तब तक लगाए रखा जब तक कि मेरी आखिरी सांस न निकल जाती। वो आखिरी ही सांस थी शायद जब उसने वो तकिया हटाया और मैं काफी ज्यादा हांफने लगी और उस टाइम मैंने रोना शुरू कर दिया और मैंने उससे एक ही बात पूछी कि इसमें मेरी क्या गलती है। और उसी टाइम उसने उसे सेंटी करने की भी कोशिश की। उसने कहा कि मेरी जिंदगी में मैंने काफी सारी दवाइयां खाई है, अभी भी मेरी बहुत सारी दवाइयां चल रही है और इस टाइम अगर देखा जाए तो मुझे सांस की बीमारी है। और ऐसी ही काफी सारी और भी चीजें जब तमाया ने उसे बताई तो वो पिघल गया। तो मुझे नहीं पता कि उसने मेरे ऊपर तरस खाया या फिर वैसे ही उसने ये बात बोली कि तुम फटाफट से तैयार हो जाओ और हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। पहले तो मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गई और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये बंदा मुझे कहाँ पर ले जा रहा है। और अगर न्यूज़ पर अगर देखा जाए तो चारों तरफ मैं फैल चुकी हूँ और अब वापस अगर मैं जाऊँगी तो इसे इस बात का डर होगा कि मैं इसके बारे में पुलिस को बता दूंगी और हो ना हो आखिरकार ये मुझे मारने के लिए ले जा रहा है। और चुपचाप जिस तरह से वो मुझे लेकर आया था उसी तरह मैं उसके पीछे पीछे हो गई। रात का टाइम था, वो मुझे गाड़ी में बैठाकर शहर की तरफ जाने लगा। मैं काफी ज्यादा कंफ्यूज थी कि ये बंदा शहर की तरफ क्यों जा रहा है और इसे तो किसी वीरान जगह की तरफ जाना चाहिए ताकि वहां पर जाकर ये मुझे निपटा सके और इसे कोई भी कुछ ना कहे। लेकिन वो बिल्कुल मार्केट में पहुंचता है और वहां पर जाकर मुझे कहता है कि तुम अब आजाद हो, तुम यहाँ से जा सकती हो जहाँ पर भी तुम जाना चाहो, अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। और ये बात सुनते ही मुझे भी कुछ समझ नहीं आया कि आखिरकार ये बंदा मुझे इसी तरह कैसे छोड़ सकता है। और चलो अब छोड़ ही रहा है तो मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकल लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है इसका फिर से दिमाग घूम जाए और ये गाड़ी मोड़कर वापस मुझे अपने घर पर ले जाए। तो मैं वहाँ से तुरंत नीचे उतर गई और वहीं पास में जो एक दुकान मौजूद थी वहाँ अंदर चली गई, क्योंकि मुझे डर अभी भी काफ़ी ज़्यादा लग रहा था कि हो सकता है ये मैं कहीं जाऊं और रास्ते से फिर से इसका दिमाग घूम जाए और ये वापस आकर कहे कि गाड़ी में बैठ जाओ, नहीं तो स्क्रू ड्राइवर मेरे पास ही है। तो मैं वहाँ दुकान में घुसी जहाँ पर काफ़ी सारी भीड़ थी और दुकान का जो ओनर था जस्ट मैं उसके पास जाकर खड़ी हुई थी कि उसने ही मुझे पूछा कि क्या तुम तमाया हो। वो मुझे जानता था, मैं इस बारे में नहीं जानती कि वो कैसे जानता, लेकिन बाद में मुझे पता चल गया कि इसने भी शायद न्यूज़ देखी होगी और वहाँ से इसे पता चल गया। तो उसने सिर्फ यही बात पूछी और जैसे ही मैंने इस बात के लिए हाँ भरी तो उसने मुझे फ़ोन दे दिया और कहा कि अगर तुम अपने घर पर कॉल करना चाहो तो कर सकती हो, पुलिस स्टेशन वगैरह जिस भी तरह की तुम मदद लेना चाहो तुम ले सकती हो, क्योंकि पिछले 3 दिनों से मैं तुम्हारी काफ़ी सारी न्यूज़ देख रहा हूँ और हमें यही पता है कि तुम किडनैप हो चुकी हो। मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ पर किस तरह से बचकर आई हो और अब तुम्हारे साथ क्या चल रहा है, लेकिन किसी भी तरह की तुम्हें मदद चाहिए तो वो मुझे बताओ, नहीं तो ये लो फ़ोन और जहाँ पर भी तुम अपने घर वालों के पास करना चाहो तो तुम कर सकती हो। उसने तुरंत पुलिस के पास कॉल किया और उसे सारी की सारी सिचुएशन बताई कि इस तरह एक बंदा है जो कि मुझे यहाँ पर छोड़कर गया है और वो इस तरह की गाड़ी में बैठा है। और दूसरा ही कॉल उसने अपने घर पर किया। पुलिस वहां पर आ गई और वहां पर आते ही पुलिस ने एक ही बात पूछी कि क्या तुम ठीक हो, और उसके बाद पूछना शुरू किया कि आखिरकार वो किडनैपर कौन था, क्या तुम उसे पहचानती हो या फिर ये बात जानती हो कि वो कहां पर रहता है। तो तमाया ने कहा कि हाँ मैं उसे जानती हूँ और मुझे ये भी याद है कि वो कहाँ पर रहता है। इसके अलावा भी पुलिस ने पूछा कि हो सकता है तुम उसका घर वगैरह भूल जाओ, तो क्या कोई ऐसी निशानी है जिससे हम लोग उसे ढूंढ सकें। तो उसने उसके घर के बारे में जितना कुछ भी उसे पता था वो सारी चीजें बताई और इसी के साथ उसने बताया कि इस तरह मैंने उसे पिज्जा ऑर्डर करने के लिए कहा था और उसने तो मुझे फोन ही दे दिया। मैंने एक पिज्जा ऑर्डर किया था और आप लोगों को उस पिज्जा वाली दुकान से उसकी सही लोकेशन भी पता चल
जाएगी। तो पुलिस ने तहकीकात करनी शुरू की और पता लगाया उस दुकान का जहां से वो पिज्जा ऑर्डर किया गया था। वो लोग उसके घर का एड्रेस लेते हैं और तमाया भी कहती है कि हाँ मुझे रास्ता याद है, अगर आप लोग चलना चाहें तो मैं आप लोगों को वो रास्ता बता सकती हूँ। तमाया के साथ पुलिस वाले भी उस घर पर जाते हैं और जो घर तमाया ने बताया था और पिज्जा वाली शॉप से जो एड्रेस मिला था वो दोनों सेम थे। पुलिस ने बैकअप टीम से कहा कि हमें पता चल चुका है कि वो बंदा यहीं पर रहता है और कुछ ही देर बाद वहां पर स्वेट टीम आ पहुंचती है। वो लोग अपने हथियारों के साथ उसके कमरे में जाते हैं और उसे वहां से अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। जब वो लोग उसे गिरफ्त में लेकर पुलिस स्टेशन ला चुके थे तो उसकी पहचान डेविड मॉन्ट्रिया क्रूज के रूप में हुई। दरअसल ये वहां पर चोरी करने के लिए गया था। वहां पर जब ये घुसा था तो इसे कोई अंदाजा नहीं था कि यहाँ पर एक लड़का पहले से है। उसके बाद उसकी बहन आ गई, उसकी माँ आ गई और लगातार उसने उनके ऊपर हमले करने शुरू कर दिए। इन सभी चीजों के बाद जब डेविड को कोर्ट में पेश किया गया तो उसके ऊपर चोरी, सेक्सुअल असॉल्ट, रेप, किडनैपिंग और मारापीटी के अलावा 9 ऐसी हरकतों के चलते 102 साल की सजा सुनाई गई और आज डेविड जेल में है। वैसे दोस्तों आज के लिए बस इतना ही और इसी के साथ दोस्तों आज का शाउट आउट ब्रिजेंद्र को एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए केस के साथ।